हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जी के पर। आज 15 फरवरी 2023 का जो विज्ञान का क्वेश्चन है वो वायरल हो गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा, ताकि सब कोई देखकर ही आप लोग एग्ज़ाम में जाइए, ताकि आप लोग 50 में 50 नंबर लेकर आइए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच आया हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु। तो वस्तु इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है तब। फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है तब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच आया है कि किसी उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। बिंब में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिंब की ओर। बिंब की ओर इसकी स्थिति होगी। तीसरा प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिति धातु का निष्कर्षण कब होता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिति धातु का निष्कर्षण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत विघटन द्वारा। धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत विघटन द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिति होता है। प्रश्न है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम सेंटर के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन के द्वारा। पांचवा प्रश्न आया हुआ है कि साधारण ताप पर फास्फोरस के अणु सूत्र क्या होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है। तो छठवां प्रश्न आप लोगों को चाहिए, ऑनलाइनर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करते रहिएगा। छठा प्रश्न है कि किसी बिंब वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की कितना गुना हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 गुना से छोटा नहीं हो सकता है। किसी बिंब के तथा उत्तल लेंस के बीच बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी की लेंस फोकस दूरी के 4 गुने से छोटी नहीं हो सकता। प्रश्न है कि कौन सा सही है, कौन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी एवं बी सी दोनों सही है। बी सी दोनों सही है। तो बी में है कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब अभिवर्धित होता है और अवतल लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि 8वां प्रश्न है कि केचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं। केचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो केचुआ में वृक्क पटों में तथा त्वचा पर पाया जाता है। 9वां प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। मनुष्य में 4 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 10वां प्रश्न है लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है। लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वायु और जल के उपस्थिति में। वायु और जल की उपस्थिति में लोहे में जंग लग सकता है।
प्रश्न है कि लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उस पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। लोहे को संरक्षित रखने के और बचाने के लिए उसके ऊपर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन द्वारा लोहे को जस्ता चढ़ाकर इसको संरक्षित बचा सकते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। नाइट्रोजन में 3 बंधक होते हैं। 13वां प्रश्न है कि कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न है कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। मनुष्य में 4 प्रकार की दांतें पाई जाती हैं। 15वां प्रश्न है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जरूर याद करते हुए जाइएगा कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टॉयलिन। टॉयलिन इसका सही जवाब होगा। 16वां प्रश्न है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपतन कोण। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। 17वां प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा C12H22O11। C12H22 और O11 ऑप्शन सी सही जवाब है। तो 19वां प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NaCO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र ऑप्शन ए, NaCO3 होता है। 20वां प्रश्न है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल। लाल का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे। तो 21वां प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर। तो 22वां प्रश्न है पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परितारिका। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा C3H4। C3H4 इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि C3H4 में हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 24वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या में क्या होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने में कोषों की संख्या पर क्या असर होता है। तो इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। बाएं से दाएं की ओर जाने में स्थिर रहता है और दाएं से बाएं की ओर आने में घटता है।
आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या अंतर होता है। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या असर पड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। 26वां प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। पांचवा प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंडली में। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। 28वां प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक होगा। लघु पथन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। 29वां प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एब्सिक अम्ल, एबिसिस अम्ल। एबिसिस अम्ल के द्वारा पादप हार्मोन के कारण संभव है पत्तियों का मुरझाना। 30वां प्रश्न है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है। जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब होगा गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जड़ों की अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्धन है। 31वां प्रश्न है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। 32वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हार्मोन एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है। तो 33वां प्रश्न है कि 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया तो बल्ब की कुंडली में बहती धारा का मान क्या होगा। 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा जाए तो बल्ब की कुंडली में बहती धारा का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2/11 एम्पियर। 2/11 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन होता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली का जिस तत्व का व्यवहार होता है वह है ऑप्शन बी, टंगस्टन। टंगस्टन विद्युत हीटर में टंगस्टन और नाइक्रोम का भी प्रयोग किया जाता है। 35वां प्रश्न है कि एक चालक का प्रतिरोध 2200 है, इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसकी धारा प्रवाहित होगी। एक चालक का प्रतिरोध 2200 है, इसे 110 वोल्ट से स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इसका सही जवाब होगा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न है कि किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति को कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने के कारण घटना होती है। किसी बंद कुंडली में और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली का विद्युत जल में उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होता है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30,000 ओम। 30,000 ओम मनुष्य के प्रतिरोध होता है। और 30वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव में विद्युत धारा का मान क्या करता है। चुंबकीय क्षेत्र में
प्रभाव का विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव से विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। तो 39वां प्रश्न है कि इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण करती है। तो 40वां प्रश्न है कि दानवाकार शरीर के विद्युत किस हार्मोन के अतिस्राव से उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, GTH। GTH इसका सही जवाब होगा। तो 41वां प्रश्न है कि भ्रूण कोष अवस्थित रहता है। भ्रूण कोष अवस्थित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजांड में। भ्रूण कोष बीजांड में अवस्थित होता है। तो 42वां प्रश्न है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है? विद्युतीय धारा का कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। 43वां प्रश्न है कि दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे के होते हैं। दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो वो एक दूसरे के होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवेग। संवेग सदिश राशि है। तो 45वां प्रश्न है कि परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि? परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 46वां प्रश्न है कि स्वपरागण किस पौधों में संभव है? स्वपरागण किस पौधों में संभव है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एकलिंगी। स्वपरागण एकलिंगी पौधे में संभव है। 47वां प्रश्न है कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मादा युग्मक। मादा युग्मक इस प्रश्न का सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन करते हैं? तो 48वां प्रश्न एक बार पुनः कि इनमें से कौन सा शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणुओं का परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीवा में। ग्रीवा में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। 50वां प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर के जरूर कीजिएगा और चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।